हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबको एक टॉपिक का शुरुआत करवा रही हूँ। ये बीपीटी थर्ड ईयर का मेडिसिन चैप्टर में डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो जो भी बीपीटी थर्ड ईयर के व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें बहुत हेल्प होगी। एंड ये मेरे खुद हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसे डाल दूँगी लिंक में, आप देख लीजिएगा। बाकी या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो धीरे धीरे हम जितना हो सके अपने टॉपिक्स कंप्लीट करते रहेंगे, जैसे पल्मोनरी टीबी है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है या सीओपीडी है। जितने भी डिजीज़ेज़ आते हैं, लंग एब्सेसेस है, वो हम धीरे धीरे एक एक सेक्शन कंप्लीट करते जाएंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक जो मैं अभी बता रही हूँ या समझा रही हूँ ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो पहला है डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनाटमी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी देखेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर एंड लोअर। अपर इट इंक्लूड नोज, नेसोफेरेंस एंड लैरिंग्स। एंड लोअर जो होता है, लोअर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो इंक्लूड करता है ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब अगर आप प्लूरा, कवरिंग ऑफ प्लूरा देखो, उससे पहले मैं बता देती हूँ ये लंग्स है, ठीक है। तो लंग्स को कवर कौन कौन सी लेयर करती है? लंग्स को कवर करती है, इनर लेयर होती है विस्लर लेयर, ठीक है। जो लंग के आउटर लेयर होती है उसे पैराइटल लेयर कहते हैं। पैराइटल और विस्लर लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंट्रा स्पेस या प्लूरल कैविटी कहते हैं। एंड दैट प्लूरल कैविटी कंटेन इंट्रा प्लूरल फ्लूइड, ओके। और ये जो इंटर प्लूरल फ्लूइड होती है ये लंग्स को फ्रिक्शन नहीं होने देती और लंग्स को श्रिंक नहीं होने देती। तो ये इंटर प्लूरल फ्लूइड जो होती है ये इसमें हेल्प करती है, मेंटेन करके रखती है लंग की जो शेप है और साइज़ को। ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, ट्राकिया जो होती है ये प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है एंड देन प्राइमरी सेकेंडरी में। इसे ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री जो है ये ऐसे अगर आप चार्ट याद कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। साथ में एक एनाटॉमी बुक में हमारे BD चौरसिया, आपको पता ही होगा, तो उस बुक में ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री की एक ट्री शेप जो होता है, डायग्राम है, वो आप देख लीजिएगा, वो बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप वो डायग्राम बना के आते हो वो भी बहुत इनफ है। तो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, ट्रैकिया जो होती है प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइडेड है, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई जो होती है वो फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स में। एंड देन जो ब्रोंक्यूल्स होता है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनता है। एंड देन रेस्पिरेटरी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? दैट इंक्लूड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। एंड देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलर डक्ट बनता है, एल्वियोलर डक्ट से एंट्रम बनता है, एंड इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलस। एक सिंगल जो होती है यूनिट उसे एल्वियोलाई कहते हैं और उस पूरे गुच्छे को, क्लस्टर को हम एल्वियोलाई सैक कहते हैं, ओके। मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब होता है इनफ्लो एंड आउटगो या आउटफ्लो ऑफ एयर, अंदर आना और बाहर जाना एयर का, उसे हम वेंटिलेशन कहते हैं, ओके। व्हेन इट टेक प्लेस इन पल्मोनरी लेवल देन इट इज़ नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। जब वो पल्मोनरी लेवल पे होता है तो उसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। और जब वो एल्वियोलर लेवल पे होगा, व्हेन इट टेक प्लेस इन एल्वियोलर लेवल, देन हम उसे एल्वियोलर वेंटिलेशन कहेंगे। इन द एल्वियोलर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर CO2 एक्सक्रीशन एंड इफ़ इट इंक्रीज एल्वियोलर हाइपर वेंटिलेशन होगा। इसका मतलब ये है कि जब एल्वियोलर लेवल पे वेंटिलेशन होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो CO2 है उसका एक्सक्रीशन होता है। लेकिन अगर CO2 का एक्सक्रीशन इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में CO2 निकल रही है, तो उसे हम एल्वियोलर हाइपर वेंटिलेशन कहेंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है। और जो हमारी बॉडी में हाइपर कैप्निया एक कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कंडीशन कॉज कर देता है। इफ़ इट डिक्रीज एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन, अगर
एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन होने लगता है, मतलब कि CO2 का जो एक्सक्रीशन है वो डिक्रीज़ होने लगता है, कम अमाउंट में CO2 डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो ब्लड के अंदर CO2 का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है। एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना, इकट्ठा होना, CO2 जो होता है वो जमा होने लगता है ब्लड के अंदर, जिसे हम हाइपोकैप्निया या हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। अब आता है परफ्यूजन, अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज गोइंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग थ्रू पल्मोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीजनेशन। तो आपने एक हार्ट का एनाटॉमी में सर्कुलेशन ऑफ हार्ट कैसे होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है हार्ट के अंदर, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वही है, परफ्यूजन का मतलब ये होता है कि अगर परफ्यूजन डिक्रीज़ होगा तो अमाउंट ऑफ ब्लड जो डिक्रीज़ हो जाएगा लंग के अंदर ड्यू टू मे बी थ्रोम्बाई फॉर्म इन पल्मोनरी आर्टरी। अगर पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, मैं आपको क्लियर समझाती हूँ, राइट वेंट्रिकल जो होता है वहाँ से, तो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाती है ऑक्सीजनेट होने के लिए। पर अगर परफ्यूजन ही डिक्रीज़ हो गया है तो अमाउंट ऑफ ब्लड जो होती है वो डिक्रीज़ होने लगती है लंग्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है उसमें थ्रोम्बाई हो गया है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट फिब्रिन जो होता है या ब्लड क्लॉट, उसे हम कहते हैं थ्रोम्बाई। तो थ्रोम्बाई जो होता है वो अगर एक आप कह सकते हो एक क्लॉट धब्बे की तरह, अगर वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी हो जो होती है किसी एक पाइप की तरह लो, उसके अंदर अगर आप कोई पत्थर फंसा दोगे तो उसके पाइप में से जो पानी होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा, सही तरीके से नहीं जा पाएगा। ब्लड फ्लो जो होता है, जो पानी का, आप ब्लड को पानी समझ के वो कर लेना, समझ लेना, क्योंकि मैं रिलेट कर रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो जो पानी होता है वो पाइप से नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है उस पाइप के अंदर, तो पानी का फ्लो भी कम हो जाएगा और पानी कम अमाउंट में जाएगी, ठीक है, जिस वजह से पानी का पर जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो यहाँ पे भी वही रोल है कि पल्मोनरी आर्टरी में थ्रोम्बाई के डेवलप होने की वजह से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में नहीं जा पाता फ्रॉम वेंट्रिकल। अब आता है डिफ्यूजन, इट ऑकर एट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो जो डिफ्यूजन होता है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में होता है, जहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होती है और ये हेल्प करती है डिफ्यूजन करने में, और गैस जो CO2 और ऑक्सीजन है उनका, तो गैस का डिफ्यूजन करने में हेल्प करती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये कुछ कंडीशंस है, ये आप अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्टली टर्म यूज़ होते हैं। आगे आप जितने टॉपिक्स पढ़ोगे उसमें क्लिनिकल फीचर्स में, जैसे हेमोप्टेसिस, डिस्पनिया या फिर हेमाप्टेसिस, ये या हाइपॉक्सीमिया, ये सारे कंडीशन क्लिनिकल फीचर में कई में तो सेम होते हैं, रिलेट हम कर देते हैं, डाल देते हैं, पर इनके नाम और इनके मतलब आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। हाइपॉक्सीमिया का मतलब होता है डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। हेमोप्टेसिस का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्पूटम और सलाइवा। डिजिप्निया का मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। एंड हेमोप्टेसिस का मतलब होता है ब्लड, जब आप वॉमिट करते हो तो उसमें ब्लड आ जाता है, ब्लड इन वॉमिटिंग। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव। तो मैं आपको इन दो का मतलब बता देती हूँ। इन्वेजिव का मतलब होता है जब आप पेशेंट आपके पास कोई आया है, वो उसको कोई प्रॉब्लम है कि मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम है या कोई भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, तो आप उसको पहले एग्जामिन करोगे, असेसमेंट में पहले आप एग्जामिन करोगे एंड देन आप इन्वेस्टिगेशंस पे आते हो। एग्जामिन के बाद जब आप इन्वेस्टिगेशन में आओगे तो आप देखोगे आपके पास दो क्राइटेरिया हैं, इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव तब करना होता है जब हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, उसके बॉडी के अंदर जाके हमें बॉडी के ऑर्गन्स या बॉडी के ऑर्गन्स के जो मसल्स प्रेजेंट है उनकी हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो हमें माइन्यूट सा एक कट करना पड़ता है, जब बॉडी पे कोई कट करना पड़ जाए
मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इन्वेजिव का मतलब है जब बॉडी पे कट करना पड़ जाए और उस कट के थ्रू या इंसिजन करना पड़ जाए बॉडी पे, और देन हम उस कोई भी ट्यूब को हम माउथ के थ्रू अंदर डालते हैं ट्राकिया में, एंड उसके बॉडी के अंदर हम उसकी फ़ोटो देखते हैं ऑर्गन्स की या मसल्स की, उसे हम इन्वेजिव कहते हैं कि बॉडी पे कट करके टेस्ट करना। नॉन इन्वेजिव बिना कोई कट इंसिजन किए हुए बॉडी पे हम नॉर्मली टेस्ट करते हैं, जैसे आपको पता ही है एक्सरे होते हैं बिना कोई कट किए नॉर्मली, है ना, चेस्ट एक्सरे हो गया, या फिर सेरोलॉजिकल टेस्ट में पीसीआर, एलिजा टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, स्किन टेस्ट, ठीक है, माइक्रोबियल टेस्ट, स्क्रीनिंग ऑफ चेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये सारे नॉन इन्वेजिव में आ गए बिना कोई इंसिजन और कट के। इन्वेजिव में कट या इंसिजन हमें करनी पड़ती है बॉडी में टेस्ट करने के लिए। इसमें आता है लेरिंगोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, पल्मोनरी एंजियोस्कोपी, मेडियास्टिनोस्कोपी, प्लूरल एस्पिरेशन। सो आई होप कि आपको आज जो मैंने ये टॉपिक बताया है ये आपको क्लियर समझ आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी टॉपिक है जो मैंने अभी बताया, या कोई भी टर्म है जो आपको समझ नहीं आया, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।